स्टडी विद अंकित वी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी की क्लास चला रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ा रहे थे वर्णमाला, जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण के विषय में बताए थे। स्वरों के वर्गीकरण में हम एक पार्ट बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार हम बताए थे कि दो होते हैं। क्या उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों के प्रकार बताए थे कि दो होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। संधि स्वर में भी दो होता है, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। बात समझ में आई? एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो इतनी चर्चा हम कर चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या स्वरों का वर्गीकरण में हम दूसरा पढ़ेंगे, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। क्या मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार, अर्थात मात्रा मतलब कालमान यानी समय में, मतलब बोलने में जो समय लगे उसके आधार पर, बोलने में जो समय लगे, कालमान यानी अर्थात समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के प्रकार तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। लेकिन कभी कभार ऑप्शन में अगर दो ना हो तो हमें तीन भी लगा देना है। क्या दो अगर ना हो तो तीन है, अगर दो और तीन दोनों मिले तो दो ही लगाना है। बात समझ में आई? तो हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार, समय कितना समय लगता है, तो देखते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब क्या होता है? जिसमें समय कम लगे, अर्थात एकदम थोड़ा सा। और दीर्घ मतलब अधिक समय लगे। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, तो यानी अधिक समय लगता है। ठीक, तो हम देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। उच्चारण में कम समय लगे। क्या? ह्रस्व स्वर वह होता है जिसमें उच्चारण में कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे। जैसे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कुल 4 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, री, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। बात समझ में? ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि री जो होता है, री वह ह्रस्व स्वर में आता है। क्या? री किस में आता है? ह्रस्व स्वर में। इसलिए ह्रस्व स्वर कितने हैं? कुल 4 हैं। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर को भी, एक ह्रस्व स्वर से भी कम समय लेता है। क्या? ह्रस्वार्ध स्वर कहलाता है। क्या? ह्रस्वार्ध स्वर, अर्थात ह्रस्व का आधा, जिसमें जैसे इसमें कम समय लगे, कम समय से भी कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्वार्ध स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी कम समय लगे उन्हें ह्रस्वार्ध स्वर कहते हैं। ह्रस्वार्ध स्वर क्या होता है? जैसे हम स्टेशन में बोलते हैं, देखो स्टेशन, स्त्री, स्फूर्ति। समझ में आई? तो देखो इसमें हल्की सी किसकी ध्वनि सुना रही? छोटी ई की। क्या? हल्की सी ध्वनि किसकी सुनाई दे रही है? छोटी ई की। तो ये ह्रस्वार्ध स्वर। अगर ऐसे मान लीजिए ऑप्शन में आए कि स्टेशन में कौन सा स्वर है, तो ह्रस्वार्ध स्वर है, क्योंकि छोटी सी ई की ध्वनि आ रही है और कम समय लग रहा है। अब हम दीर्घ स्वर देखते हैं। उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगेगा। तो ये कितने होते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतनी बात समझ में? और उत्पत्ति के आधार पर हम जब स्वर पढ़ा रहे थे तो उसमें भी दीर्घ स्वर बताए थे, लेकिन उसमें 3 बताए थे। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। बात समझ में आई? तो दीर्घ स्वर में 7 होते हैं। तो ये री इसमें है, सॉरी, री ह्रस्व स्वर में होता है, दीर्घ स्वर में नहीं होता। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बात समझ में आई? कितने हुए? 3, 3, 6,
7। अब देखते हैं दीर्घ स्वर एक प्लुत स्वर होता है। क्या? एक प्लुत स्वर होता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह होता है ऐसे। बात समझ में आई? जैसे 3 की तरह। जैसे ओम में लिखते हो, देखो ओम में ऐसे लिखा रहता है ना, तो क्या है? प्लुत स्वर है। क्या? प्लुत स्वर। देखो लंबा समय लगता है, ओम। समझ में आई बात? तो प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। हाँ बाबा जी। हाँ, तो हम स्वरों के वर्गीकरण में 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक समय के आधार पर। अब हम देखते हैं स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? तो 6 हैं। कितने? 6। अच्छा, समझ में आई बात? क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार 6 हैं। देखो एक 6 ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यह क्या है? शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से यह गलत है, इसलिए यह 6 ये सही होता है। समझ में आई बात? तो स्थान या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार 6 होते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक ट्रिक बनाते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी का सिर और गर्दन, ठीक? अब इसमें ये क्या है? कंठ। इतनी बात समझ में आई? ये क्या हुआ? कंठ। फिर तालु, क्या होता है? तालु। फिर मूर्धन, इधर ये क्या है? दांत, दंत। क्या है? दंत। इधर क्या होता है? ओष्ठ। बात समझ में आई? कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये हम बता चुके थे। ये क्या होते हैं? मुख तंत्र होते हैं। क्या? मुख तंत्र 5 होते हैं। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई? इसे कंठ भी बोला जाता है, इसे तालव्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालव्य। और इसे तालव्य, इसे मूर्धन्य या दंत्य भी बोला जाता है। किसको? इसको दंत्य, इसको ओष्ठ्य भी बोला जाता है। बात समझ में आई? क्या बोला जाता है? ओष्ठ्य। अब हम देखते हैं कि स्थानीय उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो यहाँ कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई? तो कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है? कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है? तो आ। क्या बोला जाता है? आ। यहां से देखो, आ कहीं भी ध्वनि अटक नहीं रही है, तो आ हुआ। इतनी बात समझ में आई? ताल से क्या होता है? ई। क्या होता है? ई। और मूर्धन्य से क्या होता है? री। क्या होता है? री। बात समझ में आई? कंठ से आ, तालु से ई, मूर्धन्य से री। उसके बाद दंत से स्वर नहीं बोला जाता है। क्या? दंत से स्वर नहीं बोला जाता। ओष्ठ से बोला जाता है।
उ क्या उ उ बात समझ में आई। कंठ, ताल, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अ आ ई री, उ उ। इतनी बात समझ में आई। तो कितने उच्चारण हुए? 1 2 3 4। ठीक, अब हम 5 और 6 उच्चारण देखते हैं। एक होता है, बच गया है, ए और आए। ये किससे मिलकर बना होता है? ये बताए थे संयुक्त स्वर होता है ना, कि दो स्वरों से मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? आ और ई से मिलकर बना होता है। आ ई से मिलके ए बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण क्या है? ताल। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ए को कंठ तालव्य। बात समझ में आई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। ठीक, और आ धन ए मिलके क्या बना था? आय। आधन ए मिलके आय बनता है। ये भी क्या होता है? देखो, ये कंठ और ए कहां से मिलकर? कंठ तालव्य। तो हम क्या बोलेंगे? कंठ कंठ तालव्य नहीं, तो कंठ तालव्य। समझ में आई बात। तो 1 2 3 4 ये 5वां उच्चारण स्थान है। ए आय किससे बोला जाता है? कंठ तालव्य से। पूछा जाए ए आय किससे बोला जाता है? कंठ तालव्य। अब बचा 6वां उच्चारण स्थान, तो क्या है? ओ और औ। तो अब हम देखते हैं ओ किससे बनता है। क्या? ओ। तो ओ जो है, आ और ई मिलके क्या होता है? सॉरी, आ और उ मिलके क्या? आ और उ मिलके क्या बनता है? ओ। आ उ मिलके ओ बनता है। तो कंठ से आ बोला जाता है, उ से ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। और आ प्लस ओ से मिलकर क्या बनता है? औ। आ और ओ से मिलकर क्या बनता है? औ। तो इसे क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। समझ में आई बात। यही सेम यहां भी होगा, कंठोष्ठ। ठीक, तो कंठोष्ठ। इतनी बात समझ में आई। कंठोष्ठ। तो ओ औ कंठोष्ठ से बोला जाता है। क्या? ओ औ किससे बोला जाता है? कंठोष्ठ। ठीक, अब चाहे इसे कंठोष्ठ भी लिखो, चाहे कंठोष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 6। कौन कौन? कंठ, तालम, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। तो हम देखते हैं कंठ से। कंठ से आ, तालब से ई, मूर्धन से री, दंत से नहीं स्वर नहीं बोला जाता है, ओष्ठ से उ, और ए आई किससे बोला जाता है? कंठ तालप। ए आई किससे बोला जाता है? कंठ तालप। ओ औ कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ। समझ में आई बात। तो इसमें ट्रिक के माध्यम से मत याद करो, बस ऐसे देखो। सेम कंठ तालम मूर्धा दंत ओष्ठ, इसको रट लो। कंठ तालम मूर्धन दंत ओष्ठ। अभी क्योंकि व्यंजन में भी इसका बहुत महत्व है। तो कंठ आ, तालब ई, मूर्धन में री, और फिर दंत छोड़ के ओष्ठ में आ जाइए। उ देखो, उ बोलते हैं तो ओष्ठ इसमें गति करता है। ए आय कंठ तालब, ओ औ कंठोष्ठ। इतनी बात समझ में आई। इतना नोट कर लीजिए। 6 उच्चारण स्थान हो गए हैं। 1 2 3 1 4 5 और 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।